कभी सड़कों पर उतर जाते हैं तो कभी 50,000 लोगों के साथ गिरफ्तारी दे देते हैं, कभी किसानों के लिए लड़ते हैं तो कभी अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग के लिए इस्तीफा तक देने को तैयार हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक नेता की जो अपनी मिट्टी से जुड़े, वहाँ से निकले और राजनीति में पले बढ़े। आज बात करेंगे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। मतलब विंध्य के हर क्षेत्र में एक मुद्दा बहुत आग की तरह फैल रहा है, वो है खाद। इतनी किल्लत, इतनी दुर्दशा किसानों की मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुई जितनी अब हुई। मुझे याद आ रही है वो तस्वीर जो आपकी वायरल हुई थी। आप एलएलबी का पेपर दे रहे हैं और शायद सामने एक फ़ोन रखा हुआ है, एक विधायक होते हुए आप फ़ोन लेकर परीक्षा दे रहे हैं। मैं आपके ऊपर 3 क्रिमिनल केस वो दर्ज हैं, तो 2-2 बार 3-3 बार जेल भी रहा। कांग्रेस पीछे होती जा रही है, पिछड़ती जा रही है, तो इसका क्या कारण है? जब बहुजन समाज पार्टी आई तो उस समय कांग्रेस कमजोर हुई थी। शिक्षा में अगर देखा जाए प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है। न ये सरकार नौकरी दे पा रही, न ये सरकार पेंशन दे पा रही, न ये सरकार विभाग दे पा रही है। सब तोड़ करके प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। आज संजय गांधी अस्पताल में लोग नहीं जाना चाहते, जबकि हमारे विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है। भैया आप शराब की पैकारी पकड़ा भी दो तो पुलिस जाएगी तो आप ही के ऊपर अपराध दर्ज कराएगी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम मतलब अगर राजनीति में उतरना चाहें तो हमारे माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या होगा। और आज भी कई बच्चों को राजनीति में नहीं उतरने दिया जाता। तो आपके पिताजी का इसमें क्या मतलब रहा विचार? बिल्कुल सही प्रश्न आपने करा। हमारे पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ, इसलिए एक बड़े सीधे शांत स्वभाव के थे। ये बात जरूर थे कि 100% ईमानदार थे। वो न किसी का 1 रुपये लेते थे, न 1 रुपये देते। बल्कि हमारे बब्बा ग्राम पंचायत के सरपंच थे। उस समय मेरे यहाँ हाथी थी तो उन्होंने हाथी दान भी किया था, उसका भी पुण्य प्रताप लगा। लेकिन मेरे पिताजी 100 में 100% ईमान। जब मैं राजनीति की तरफ थोड़ा झुका हुआ तो मुझे मना कर। उनकी इच्छा थी कि मैं पटवारी ही हो जाऊँ। हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर थे तो उनको था कि मैं भी डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनूं। लेकिन ये सोचते थे कि अगर मिलिट्री में भी चला जाए या कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो ये सही दिशा है। राजनीति में वो मुझे नहीं करते थे, मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, नाराज़ होते थे छोटी छोटी बातों पर। बड़े मुश्किल से मैं दाएँ बाएँ से निकल करके अपना चलता था। मऊगंज से आपका जुड़ाव कैसा है सर? कैसे मतलब मऊगंज से कब जुड़ना हुआ और कैसे? जैसे आप बताएं कि आप हनुमाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ आपने कॉलेज किया, उसके बाद मऊगंज से जुड़ाव कैसा हुआ? मऊगंज देखिए, हनुमाना से फिर मैं जनपद का चुनाव लड़ा, लगातार 3 बार चुनाव लड़े, 3 बार जनपद के उपाध्यक्ष रहे और आज भी। तो जनपद हमारा अपने आप में विधानसभा है। अब मऊगंज नगर पंचायत थी। फिर जब मैं विधायक हो गया, पहले भी मेरा आना जाना था, लोगों से संपर्क थे, काफ़ी कुछ था, लेकिन अच्छे से जुड़ाव जब मैं विधायक हो गया तो पूरी तरह से मऊगंज से जुड़ा हुआ। सबके काम धाम, बैठना उठना, और जिस तरह से हनुमाना में उसी तरह से मऊगंज में सबसे मेरे पारिवारिक रिश्ते आज की डेट में। जब सर पहली बार आप विधायक बनकर मऊगंज पहुंचे तो जनता का मतलब क्या था उसके प्रति? देखिए, जब मैं विधायक बन के पहुँचा, निश्चित रूप से मऊगंज साइड के लोग जानते थे, मुझे पहचानते थे, पर अच्छे से मुझे नहीं जानते थे। हमें इधर कम वोट भी मिले और लेकिन हनुमाना ब्लॉक में हमको अपना नेता मान करके, खासकर जो कमज़ोर वर्ग था, उसने एक विश्वास जता करके मुझे वोट दिया कि हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस टाइम 2012 में मैं जनपद का उपाध्यक्ष था तो एक घटना घटी थी। उस टाइम एक मर्डर हो गया था। तो मर्डर में हरिजन समाज के लोगों को फंसाया जा रहा था उसमें, और जबरन पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करे, मारपीट करे, सारी चीज़ें करे। लेकिन मैंने जो है तो उस बात को उस समय थाना प्रभारी जो थे उनसे मैंने कहा, लेकिन वो मेरी बात माने नहीं। मैंने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में भयंकर मारपीट हो गई आम जनता और पुलिस प्रशासन शासन के बीच में। 3 दिन वो आंदोलन चला, ये सब। तो लोगों को विश्वास लगा कि हम गरीबों की लड़ाई या कमज़ोर वर्गों की लड़ाई या किसी भी न्याय की लड़ाई के लिए हम
सफिशिएंट हैं और लोगों ने विश्वास जताया मुझे पर विश्वास करने लगे। और फिर दिन रात कोई भी गया मेरे दरवाजे, उसके हर समस्या का निदान, कहीं भी ज़रूरत पड़ गई या छोटी मोटी समस्या हुई, गाड़ी उठाया खुद चले गए, कैसे भी मतलब लोगों को मैंने विश्वास जीता हूँ। तो आपने 3 बार चुनाव लड़े, एक बार जीत का सामना हुआ, 2 बार हार का सामना हुआ। तो आपको मतलब वो जो 2 बार हार का सामना हुआ उसको मतलब क्यों, आपको क्या लगता है ऐसा कि क्या कौन सा पॉइंट छूट गया? देखिए, पहली बार विधायक हुआ, दूसरी बार में कुछ समीकरण और कुछ स्वाभाविक है कि कुछ नाराजगियाँ भी होती हैं और कुछ समीकरण, लेकिन फिर भी विश्वास था कि मैं 1000-2000 वोटों से चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन फिर भी उस बात को आदमी किनारे रखा। तीसरी बार का जो चुनाव हुआ, पार्टी ने मेरे ऊपर तीसरी बार विश्वास जताया और जनता का भी विश्वास मेरे पर था। जब मेरे बड़े कार्यक्रम होते थे, 50-50 हज़ार की रैलियाँ, जिला बनाने का मुद्दा मेरे हाथ में आया, जनता मेरे साथ। आज भी मऊगंज में आप किसी से पूछो तो लोग यही कहेंगे कि जिले की लड़ाई सुखेंद्र सिंह बन्ना ने लड़ी, उसके बदौलत जिला बना। बाणसागर की लड़ाई हमने लड़ी, बड़े कई मुद्दे, काफ़ी विश्वास था। महिलाएं, पुरुष, नौजवान, सारे हमारे लोग आज भी मतलब उस बात को लेकर। आज आप देख रहे हैं कि हम चुनाव हारे, 5-6 हज़ार वोटों से हार गए चुनाव, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज बनारस की जनता ये मान रही है कि नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने वोट नहीं दिया और राहुल गांधी की बात सच है और राहुल गांधी जी ने सही मुद्दा उठाया। अगर राहुल गांधी जी की बात सच है तो हम लोग 2023 का चुनाव जीते हुए हैं, हारने का कोई प्रश्न ही नहीं। अभी उस बात को 27 सीटें ऐसी हैं जहां वोट चोरी का मुद्दा आया और भी बहुत सारी बातें, इसके बावजूद भी हम चुनाव जीत सकते थे। कुछ ऐसी स्थितियां बनी, जनता में काफ़ी उत्साह, ये सब देख करके आदमी थोड़ा खड़े हो जाता है, ये मानता है कि नहीं हम तो अब जीते हैं। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं तो 2-4 हज़ार वोटें और भी मिल सकते थे, चाहे वोट चोरी कोई करता, चाहे EVM गड़बड़ करता, इससे भी हम जीत जाते। इसका परवाह थोड़ा न करते हुए थोड़ा इसकी वजह थी। और जनता के विश्वास में कहीं कोई कमी न थी, न है, न आगे भी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है अपने कर्मों के आधार पर। तो हमको वो किस्सा तो याद है कि जब आप 50,000 लोगों को लेकर हायर सेकेंडरी ग्राउंड में इकट्ठा हुए और आपने जिला बनाने की मांग को गिरफ्तारी दे दी। लेकिन मुझे वो किस्सा याद नहीं आ रहा है कि जब आप मतलब ये मुझे खुद नहीं, मैं खुद मऊगंज का हूँ तो मुझे इसकी जानकारी कभी नहीं हुई कि आपने इस्तीफा तक देने की मांग कर दी, क्योंकि लोगों को अपनी पोस्ट जो है बहुत प्यारी होती है नेताओं को। लेकिन आपने मतलब कुछ भी सोचे बिना आपने कहा कि अगर मैं रोड़ा बन रहा हूं तो मैं अपनी पोस्ट ही दे देता हूं। देखिए मुझे भी जुनून था कि मैं विधायक बना, जनता ने मुझे विश्वास मेरे ऊपर बताया मैं कुछ करके दिखाऊं, जनता के वादों पर खरे उतरूं, जो हमने जनता से वादा किया। तो चाहे जिला बनाने का मुद्दा रहा हो, चाहे बाणसागर पानी का मुद्दा रहा हो, एक चौरा घाट का अस्पताल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोजगार युवाओं को, शिक्षा, बहुत सारे, पर लगता है कि कुछ करके बाणसागर की लड़ाई जब हमने लड़ी तो मुझे ये लगा कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर इनको हम इनके रिजीम में कर देंगे तो शायद इनको उसका मिले, जिला बना देंगे तो शायद इनको ये मिले। तो मैंने उस बात को कहा कि विधायक हो गया, दोबारा बनूं नहीं बनूं, लड़ूं नहीं लड़ूं, ये कोई मायने नहीं रखता। जनता ये माने कि हाँ हमने अगर कुछ किया, तो इस बात को लेकर के मुझे ये लगा कि पद पे न रहना ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन अगर जब पद में रहते हुए अच्छा काम करके जाए आदमी, उस पर सुकून मिलता है। इसलिए मुझे आज भी पद को लेकर के कभी अहमियत नहीं रहती। मैंने चुनाव हारा, तीसरे दिन से फिर उठ करके खड़ा हुआ और जनता के हर मुद्दों की लड़ाई आज भी मैं लड़ रहा हूँ और सीना ठोंक करके लड़ रहा हूँ। और जो मैं चाहता हूँ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वो सफलता भी मिलती है। जिला बनाने का मुद्दा, एक नहीं 4-4 जेल भरो आंदोलन करे, बाणसागर पानी जो हमने लिफ्ट इरीगेशन की बात उठाई थी वो भी सफल हुआ, चौरा घाट भी सफल हुआ। जानबूझ करके लोग रोड़े अटकाते हैं कि ये सारे काम जो होंगे उनका नाम होगा, इसलिए दिक्कतें भी लोग करते हैं। सिविल अस्पताल है, वो सारी चीज़ें, तो इसलिए पद मायने नहीं रखता, पद पर बने रहना मायने नहीं रखता। पद पे रह करके अगर आप अच्छा से अच्छा काम करो, उसका जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून पद पे रह करके नहीं मिलता। ये मैं समझता हूँ इस बात की, इसलिए मैं ऐसा हूँ। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो हमने देखा जिसमें आप
दो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके साथ अगल बगल बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो आप जैसे मतलब ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं तो उनका मतलब क्या विचार होता है आपके प्रति? जैसे बहुत लोगों को सोचते हैं ना कि बहुत बड़ा आदमी है, कैसे विधायक के पास जाएं, क्या करें, और आप मतलब ऐसे सादगी से बैठ गए उनके साथ। देखिए, एक तो मैं गांव का हूँ, गांव के लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, चाहते क्या है लोग, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, माताएं बहन क्या चाहते हैं, नौजवान क्या चाहते हैं, पत्रकार क्या चाहते हैं, सारे लोग उस भाव को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए मैं जानता हूँ कि भारत देश में मध्य प्रदेश का सबसे अंतिम छोर हम समझते हैं हमारा जड़कुड़ क्षेत्र है, हमारा मऊगंज क्षेत्र के एक हो। तो मैं वहाँ की भावनाओं को, वहाँ से मैं जुड़ा हूँ, मेरी 3 पुश्तें जुड़ी हुई हैं, वहाँ का कोदई भाजी का मेरा संबंध है। तो वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के लोग यही मुझसे चाहते हैं कि हमारा जो मुखिया है, जो हमारा नेता है, या जो मेरा वो है, वो मुखिया एक परिवार की तरह बन करके रहे। मुझे छूना भी चाहते हैं, मुझसे मिलना भी चाहते हैं, मुझसे लिपटना भी चाहते हैं। तो अगर मुझसे लिपटना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, तो हम तो उसी के में पले बसे हैं। तो मुझे इस बात का कोई वो भी नहीं रहता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों का ब्लड रिलेशन सब वही हो, इसका भी एक फ़र्क है, पर मुझे अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, मुझे प्यार करते हैं, ये वजह। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा विंध्य और मऊगंज चाहे रीवा हो, मतलब विंध्य के हर क्षेत्र में एक मुद्दा बहुत आग की तरह फैल रहा है, वो है खाद। किसान खाद के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी रही है। न किसानों को समय पर खाद मिला, न बिजली मिल रही है। बिजली मिलती भी है तो इतना बिल आता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जहाँ 100 रुपये बिजली का बिल कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, वहाँ पे अब 10-10 हज़ार आने लगे, 15-15 हज़ार आने लगे। जहाँ 10 हज़ार 5 हज़ार बिल आते, वहाँ 1-1 लाख का बिल पकड़ाया जा रहा है। खाद की समस्या देखिए, खाद की जगह लाठियाँ मिली। और क्या बताऊँ, तो ये पूरी तरह से एक किसान विरोधी सरकारें है। ये किसानों के, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी करी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 75,000 करोड़ किसानों की कर्ज माफ़ी पूरे हिंदुस्तान में किया था। तो कांग्रेस और बीजेपी में यही फ़र्क है कि ये किसान, ये व्यापारी दृष्टिकोण से काम करते हैं, और ये जनहितैषी के रूप से गरीब किसान और इसकी सरकार रही है। मध्य प्रदेश मऊगंज, आपके रीवा, यहाँ पे लाठियाँ बरसाई गई। मऊगंज में आपने देखा, हमको 2-2 आंदोलन 1 हफ्ते के अंदर करना पड़ा। एक आंदोलन कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरिलाल कोल जी के नेतृत्व में। दूसरा आंदोलन हमें तत्कालिक सीएम का घेराव करना पड़ा, तब जा करके आज कम से कम खाद पहुंची है। लेकिन वो भी खाद पता करेंगे आप तो ज़्यादातर नकली खादें निकलती हैं। लेकिन किसान मजबूर है, नकली भी खाद खरीद करके औने पौने दाम में खेतों में डाल रहा है। इतनी किल्लत, इतनी दुर्दशा किसानों की मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुई जितनी अब हुई है। जैसे आप जब विधायक रहे तो आपने बहुत सारे काम किए, तो अभी आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब ये अधूरा छूट गया या ये और करना चाहिए था, ऐसा कुछ? देखिए, ये बात सही है कि जब आदमी किसी पद पे जाता है तो जो ही दिखता है वही करने लगता है। हमने किया, सफलताएं भी मिली। ज़िले का मुद्दा हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग थी, मैं नहीं समझता था कि इससे क्या दूरगामी परिणाम है। हमने उसको सीना ठोक करके लड़ा। बाढ़ सागर की लड़ाई हमने लड़ी। जब 2015 में मैंने बहुत बड़ी 2 जिलों, 2 प्रदेशों की लड़ाई थी, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, आज उसमें भी सफलता मिली। चौराघाट का मुद्दा था, वो भी त्योंथर और मऊगंज को जोड़ने का, वो भी सफल हुआ। और इस तरीके से बहुत सारी सड़कें, छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। जो नहरों के किनारे सड़कें थी, वहाँ पे कभी मिट्टी के अलावा मोरम नहीं होते थे, आज तो काली हो गई वही सारी सड़कें। तो ये सब सारी चीज़। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की लड़ाई हमने लड़ी। स्वास्थ्य में आज सिविल अस्पताल बनी, जिला बन गया तो और भी अच्छा होगा, मैं ये नहीं कहता, पर स्वास्थ्य और शिक्षा बुरी तरह से चौपट है। और रोजगार जो होना चाहिए अपने क्षेत्र में, जो हमारे नौजवान बाहर जाते हैं, वो नहीं हो पा रहा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी लड़ाई मैंने अभी तात्कालिक रूप से लड़ी। कलेक्टर ने आदेश भी किया, देखते हैं उसमें कितनी सफलता मिली। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे नौजवान बाहर जाते हैं, उनको रोज़गार हमारे यहाँ नहीं मिल पा रहा। ये मुझे तब समझ में आया जब देश में कोरोना की बीमारी आई। और जब कोरोना की बीमारी आई तब समझ में आया कि हमारे मऊगंज क्षेत्र के लोग कितने बाहर हैं। कम से कम
15 से 20 हजार लोगों के खाते में मैंने उस कोरोना काल में पैसे भेजे हैं। वो मेरे पास रिकॉर्ड है। चाहे मैं 500 रुपये भेजा हूं, पर जितने बाहर लोग फंसे थे, जितने लोगों ने खाते भेजे, सबके खाते में मैंने कोरोना काल में पैसे भेजे हैं। चंदे ले लेकर के पैसे हमने भेजे हैं। इससे महसूस हुआ कि मेरे क्षेत्र में कितनी बड़ी बेरोजगारी है। उस समय से मेरा संकल्प है कि जब मुझे अवसर आएगा, तो ये रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की लड़ाई अभी मेरी लड़नी बाकी है। और जब तक रेल नहीं आएगी, रेल नहीं गुजरेगी, तो कोयला नहीं आएगा। कोयला नहीं आएगा तो बड़े उद्योग नहीं लगेंगे। अब बड़े उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। ये मेरी मूलभूत सोच है। और शिक्षा का स्तर सुधारना। शिक्षा पहले हमारे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, टोलों मजड़ों पर स्कूलें खुली थी। आज सारी स्कूलें तोड़ दी गई और शिक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा चल रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके 2-4 ठो बताया जा रहा है कि हम केंद्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया और शिक्षा वो बिल्कुल देना नहीं चाहती, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। तब जा करके हमारा देश हो, प्रदेश हो या विधानसभा हो, लोगों को सही दिशा मिल सके। अच्छे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी तो कैसे हो पाएगा। तो ये जानते हैं कि जब शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार भी देना पड़ेगा। इन चीज़ों से कटाक्ष करते हैं, इन चीज़ों की तरफ दिमाग हटा देते हैं, ये दूसरी झांकी दिखाते हैं। ये मेरी लड़ाई बाकी है। सर, जैसे आपने कहा कि केंद्रीयकरण कर देते हैं, तो मतलब उनका कहना है कि जो प्राइमरी स्कूल्स खुली हैं उनमें बच्चे आते नहीं हैं, जो माता पिता भेजते नहीं हैं। और कुछ माता पिता क्या कहते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए गरीब हैं तो वो खुद तो काम करते हैं, बच्चों को भी काम करवाते हैं, और बच्चों को तभी भेजते हैं जब वो मध्याह्न भोजन का समय होता है, तो उनको भेजते हैं और फिर बच्चे खाना खाते हैं, अपनी चीज़ें किताबें लिए और चले आए। और ऐसा भी देखा गया है कि मतलब वहाँ शिक्षक की उपलब्धि इतनी नहीं हो पाती क्योंकि भर्ती ही नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि हम केंद्रीयकरण कर देंगे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे बच्चे। तो आप इसमें क्या? ये बताइए कि स्कूल गांव में, पहले स्कूल गांव में खुलते थे, आज हम स्कूल ले जा रहे हैं 15 किलोमीटर दूर। ये कहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं ये कैसे आपने कह दिया कि हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। पहले यही देश था, यही प्रदेश था कि हम काफ़ी मास्टर देते थे, काफ़ी डॉक्टर देते थे, काफ़ी हर विभाग, सारे विभाग देते थे, सरकारी विभाग होते थे, सरकारी स्कूलें होती थी, सरकारी अस्पतालें होती थी, खूब सारे डॉक्टर होते थे। रिटायरमेंट के बाद हम पेंशन भी देते थे। अब आज इन 15 सालों में और 10-20 सालों में, जब से मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, न ये सरकार नौकरी दे पा रही, न ये सरकार पेंशन दे पा रही, न ये सरकार विभाग दे पा रही है। सब तोड़ तोड़ करके प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। ये सफलता है कि असफलता है? जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने उस समय देश की हालत क्या थी? कितने बजट थे? कोई बजट नहीं होते थे, लेकिन बड़े बड़े बांध उन्होंने किसानों के लिए बनाए, उन्होंने सारे जो है विभाग बनाए, एक मजबूत लोकतंत्र बना। यही तो लड़ाई है। आपने बहुत सही प्रश्न किया कि मतलब ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए तो ये ले आकर के एक जगह कर रहे हैं, यहीं आकर के पढ़ो। जो घर में रह करके नहीं पढ़ पाए वो जाकर के 15 किलोमीटर दूर कैसे जाकर के पढ़ लेंगे? गरीबी तो आज भी है। आप देखो गरीबी का डाटा देखो, कितना खाद्यान्न बट रहा है, कितना दिखाते हैं कि हम इतना बांट दिए, उससे भी तो आंकड़े लगाओ। तो जैसे मतलब ये भी उनका कहना है कि हम अगर दूर है तो बसेस लगा देंगे। और ये है कि अगर आपको क्या लगता है, क्योंकि मतलब अगर एकत्रित हो जाएगा, एक जगह स्कूल हो जाएगा, तो बच्चों को प्रॉपर मतलब केमिस्ट्री लैब मिल पाएगी, फिजिक्स लैब मिलेगा, कंप्यूटर लैब मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, ऐसा कहना है। हमारा ये कहना है कि अभी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो अगर हमारे दरवाजे पर कोई दुकान है, हम वहाँ जाएंगे लेने पहले कि हम जाएंगे रीवा? पहले दुकान लेंगे। तो हमारा ये कहना है कि हम नज़दीक से नज़दीक सुविधा दें। वही चीज़ है एक तरीके से कि अगर हमको अच्छी स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी सुविधा हमारे दरवाजे पर रहेगी तो पहले हम उसको लेंगे कि हम जाएंगे 100 किलोमीटर दूर। आप देखिए कि खराब से खराब, हम पहले झोला छाप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे यार देखो ये झोला छाप डॉक्टर, क्यों मना नहीं करते कि हम झोला छाप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे? हम जाएंगे संजय गांधी अस्पताल, हम जाएंगे। आज संजय गांधी अस्पताल में लोग नहीं जाना चाहते, जबकि हमारे बिंद क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसी स्थिति क्यों है? अरे एक एक बाढ़ जैसे अस्पताल खोल करके डॉक्टर बैठे हैं प्राइवेट,
एक एक बाढ़ भी नहीं है संजय गांधी के बराबर का। और वहां पर आज मैं गया था उस अस्पताल में, रीवा अस्पताल में, आज मैं गया, ये कौन सी अस्पताल है, मिनरवा है, या एक बाढ़ के बराबर भी नहीं है। और वहां आप जाने के लिए, और वहां लूट का अड्डा बन चुका है। वहां आप देख क्या रहे हो, एक पेशेंट जहां 5,000 रुपए 6,000 मामूली दवा से उसका इलाज हो सकता था, वहां पे जा करके 5 लाख रुपए खर्च करके आ रहा है। और संजय गांधी क्यों नहीं जाना चाहता? इतनी अब व्यवस्थाएं कर, पूरी तरह से देश को व्यवसायीकरण कर दिया गया। पूरे देश को 5 लोगों को की जकड़ में है। अंबानी, अडानी, अमित शाह, मोदी, ये सब मिल करके पूरा एक काकस बना रखे हैं। देश को व्यापारिक अड्डा बना दिए, सिर्फ व्यापार चल रहा है, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न कहीं कुछ। शिक्षा में अगर देखा जाए प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, लंबे स्तर पर हो रहा है, और जो मिडिल क्लास है इससे बहुत मतलब प्रभावित होता है, कमर टूट जाती है ऐसा कहें तो। कि मतलब बुक्स महंगी हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म्स महंगे हैं, ट्यूशन फीस महंगी है, फिर अगर उसमें लैब खुला है तो केमिस्ट्री लैब की फ़ीस अलग है, फिज़िक्स लैब खुला है उसकी फ़ीस अलग है, लाइब्रेरी है उसकी फ़ीस अलग है। और जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य एनपीओ के अंदर आता है, आप लोग को बता दें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते ऐसा कहते हैं। तो अगर एनपीओ के अंदर ये आ रहा है तो फिर भी मतलब सरकार इतना क्यों मतलब इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है ऐसा? यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया। और जब हमारी सरकार थी, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त देने का वो इंतजाम करती थी, और ये पूरी तरह से व्यवसाय कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने एक मुद्दा उठाया था विधानसभा में, आपने देखा हो कि वजन बस्ते का स्कूलें तय करती हैं कि किताबें कहाँ से आएंगी, टिफ़िन कहाँ से आएगा, ड्रेसेस कहाँ से आएंगे। ये विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकारी अस्पताल हो, कोई भी सरकारी स्कूल हो, चाहे मिडिल क्लास का व्यक्ति हो और चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों जाते हैं प्राइवेट में? कोई कहेगा हम डीपीएस में पढ़ाएंगे, कोई कहेगा हमारा लड़का बॉम्बे की स्कूल में जाएगा, कोई पुणे जाएगा, तो कोई इंग्लैंड जाएगा। लेकिन जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाते? व्यवसायीकरण हो गया। शिक्षा को पूरी तरह से व्यवसाय, इसी में तो व्यवसाय चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से केंद्र बना दिया है लूट का। शिक्षा की बात हो रही है तो मुझे याद आ रही है वो तस्वीर जो आपकी वायरल हुई थी। आप एलएलबी का पेपर दे रहे हैं और शायद सामने एक फ़ोन रखा हुआ है, किसी ने आपकी फ़ोटो खींची और इंटरनेट में वायरल हो गई। सवाल उठे कि एक विधायक होते हुए आप फ़ोन लेकर परीक्षा दे रहे हैं, तो इससे क्या शिक्षा जाएगी लोगों के प्रति, कि मतलब, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या था कि मुझे इस बात की तो जानकारी थी नहीं, मोबाइल लेके जाना चाहिए, अभी देख बैठो इसी तरीके से लेके गया, कोई रोका टोका नहीं। अब फिर वहाँ फ़ोन रख दिया। अब फ़ोन रख दिया, अगर फ़ोन देख करके मैं लिख थोड़ी रहा था कि फ़ोन एलएलबी हो, हिस्ट्री का विद्यार्थी हो, सामाजिक, इन सब चीज़ों में आप नकल करके लिख ही नहीं सकते। ये कोई मैथ नहीं है कि 4 सवाल एक करके गणित, इसमें इबारत पूरी लिखनी होती है। अगर आपके पास दिमाग में बातें नहीं है तो आप फ़ोन देख करके नहीं लिख सकते। तो हमको इस बात का ज्ञान नहीं था, जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे नहीं मालूम, कोई रोका टोका होता फ़ोन लेके मत जाइए, मैं नहीं ले जाता। फ़ोन ले गया, रखा था। अब इसको चाहे ये भी बात वायरल हो जाए कि मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। किसी ने फ़ोटो खींची होगी, बोल दिया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल बहुत शॉर्टकट चल रहा है, अपने यहाँ मतलब कुछ भी कमाना है तो शॉर्टकट अपना लेते हैं, एग्ज़ाम देना है ये नकल कर लेते हैं, और अगर कोई नौकरी पानी है घूस दे देते हैं। मतलब जितने भी तरीके के शॉर्टकट्स होते हैं उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। हमारा नौजवान भटका है और हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों को रास्ते पर लाएं। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे नौजवान आते हैं और कहते हैं कि दादा मुझे आपके सानिध्य में रह करके राजनीति करनी है। मुझे भी मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं उनको समझाता हूँ कि राजनीति करना इतना सरल बात नहीं। माता पिता की उम्मीद है, आपको रीवा भेजा है, कोई कुछ भेजा है, पढ़ो ईमानदारी से मेहनत करो और इसके बाद
कोई काम अगर नहीं मिलेगा, जिस तरीके से समोसा होता है, जब कुछ न मिले तब समोसा खाए, कुछ न खाए रहे तब समोसा खाए, और फिर कुछ न खाना हो तब समोसा खाए। तो ये राजनीति एक ऐसी चीज़ है, ये समोसे की तरह, जब कुछ न मिले तो राजनीति करे। मेरा ऐसा जो अनुभव रहा जीवन, तो मैं नौजवानों को यही शिक्षा देता हूँ कि आप सही दिशा में चलें, ईमानदारी से चलें। और जब तक ईमानदारी और सही दिशा में नहीं चलेंगे तो सफल आप नहीं हो सकते। चीटिंग करके आप बहुत दिन तक नहीं चलते। और ये चीटिंग का रास्ता और शॉर्टकट रास्ता ना मैं कभी चला हूँ, ना कभी मैंने शिक्षा दिया। और मेरी नौजवानों की यही सलाह होती है कि आप सही दिशा में चलें और अपने घर, परिवार, समाज को देखते हुए ऊंचाइयों को छुए और ईमानदारी से आगे बढ़ें। हम उनके लिए जो भी सहयोगी हो सकते हैं, हम सदैव उनके लिए, यही मेरी शिक्षा है, मैं उनके लिए यही मेरी सलाह है। लोगों को राजनीति से दूर होना चाहिए। मतलब बहुत माता पिता कहते हैं कि बच्चे राजनीति से दूर रहें, लेकिन एक सवाल ये भी है कि कितने अच्छे लोगों का राजनीति में आना ज़रूरी है। अगर हम युवा राजनीति में आते हैं अच्छे विचारों के साथ, तो कितना बदलाव आ सकता है। निश्चित रूप से अगर युवा आएगा, पढ़ा लिखा युवा होगा, तो अच्छी दिशा, अच्छी सोच देगा देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन समस्या एक ये है कि आज की राजनीति भी पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गई, उसमें भी अर्थतंत्र हावी हो रहा है। और जो हमारा नौजवान है पढ़ लिख करके अगर आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है तो राजनीति में बहुत दिन तक वो चल नहीं पाएगा, अंत में घूम फिर करके वो दिशाहीन हो जाएगा। ये स्थितियाँ, पहले की बात अलग होती थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर, वो सोच अलग थी। अब तो दूसरी स्थिति चल रही है, अर्थतंत्र हावी हो गया, इसलिए ये दिक्कतें हैं। नहीं, बाकी समाज में, राजनीति में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे और अच्छी सोच वालों की ही ज़रूरत है। अगर हमारी अच्छी सोच नहीं होगी तो हम देश को अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से ज़रूरत है लोग, नौजवानों को, अच्छी सोच वालों को, अच्छे पढ़े लिखों को। विंध्य में नशे का एक जो चलन है बहुत तेज़ी से चल रहा है। हर तरीके का नशा उपलब्ध हुआ जा रहा है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कोरेक्स हो। दारू जो है वो गांव में बहुत इजीली मिल जा रही है, तो घर घर पहुंचाई जा रही है, उसकी भी होम डिलीवरी की जा रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में लड़ाई भी लड़ा। अभी आंदोलन था शराब पर, मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि मोहन सरकार ये पैकारों की सरकार है। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मोहन सरकार सिर्फ शराब पैकारों की सरकार है। जब तक सरकार पूरी तरह से इस पर नियंत्रण नहीं करेगी तब तक नशा नहीं बंद हो सकता। और सरकार जब तक चाहेगी तो नशा चलता रहेगा। आप देखो, बिहार में नशाबंदी है, वहाँ शराब नहीं बिकती तो नहीं बिकती। आदित्यनाथ योगी को हमने सुना था कि वो आदित्यनाथ योगी भी हैं, आदित्यनाथ भी, मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए, मैंने मान लिया। उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ नशा बंद कराएंगे, मांस बंद कराएंगे, 2-3 बूचड़ खाने बंद कराएंगे। लेकिन रिजल्ट ये आया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हम अवैध बूचड़ खाने बंद कराएंगे, अवैध शराब बंद कराएंगे। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा अगर नशे का कारोबार कहीं हो रहा है, सबसे बड़ा राज्य है नशे का, तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने क्षेत्र हैं, चाहे हमारा त्योथर का ये सोहागी क्षेत्र हो बॉर्डर, चाहे हरमुना बॉर्डर, सबसे ज़्यादा कोरेक्स अगर कहीं से आती है तो उत्तर प्रदेश से आती है। तो हम समझते हैं कि जो सबसे बड़े मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के माने जाते थे, जिन्होंने योगी होते हुए इतना बड़ा वादा किया था, वो सबसे बड़े नशे के कारोबारी हैं। मोहन सरकार तो वैसे भी लोग कहते हैं कि उनका पुराना ठेका चलता है। तो मध्य प्रदेश तो आप पूरी तरह से नशे में। अब फिर शिवराज भी मुख्यमंत्री थे, 20 साल से यहाँ पर सिर्फ पैकारी। पहले कांग्रेस का भी समय था, कांग्रेस के समय में, ये नहीं कि कांग्रेस का मैं तारीफ कर रहा हूँ उस पार्टी का नेता होने के कारण, लेकिन जब कांग्रेस के समय सिर्फ दुकानें होती थी और सिर्फ दुकानों में लोग शराब लेने जाते थे। अब लोग संकोच करते थे कोई देख न ले। अब तो होम डिलीवरी, गांव-गांव, घर-घर, बात उठाओ। अभी शराब हरमुना में 1-2 बार लोगों ने, ग्रामीणों ने पकड़ाया तो उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया, उन्हीं पर अपराध दर्ज किया। हरमुना थाने में 2-2 अपराध दर्ज, ये बात हमने उस दिन उठाई थी, 2-2 अपराध दर्ज। तो भैया आप शराब की पैकारी पकड़ा भी दो
तो पुलिस जाएगी तो आप ही के ऊपर अपराध दर्ज कराएगी। अब बगैर सरकार के संरक्षण और सरकार के आदेश हो नहीं सकता। तो जब तक इस पर सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ होने वाला नहीं। सरकार चाहे तो शिक्षा दे और सरकार चाहे तो शराब पिलाए, सरकार चाहे तो स्वास्थ्य दे, सरकार चाहे तो कोरेक्स पिलाए। आप ये बात बोल रहे हैं उस पर मैंने मतलब जब हमने रिसर्च किया आपके बारे में, तो एक जब हलफनामा देते हैं चुनाव के टाइम पे हलफनामा दिया जाता है, उसमें आपके ऊपर 3 क्रिमिनल केसेस मतलब जो होते हैं वो दर्ज हैं, तो मतलब केसेस दर्ज हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भैया जब शराब हम ग्रामीण शराब पकड़ा रहे हैं उनके ऊपर भी अपराध, तो पुलिस का काम है अपराध दर्ज करना। मेरी तो जिला बदल की कार्रवाई एक जमाने में हो गई थी, लेकिन सारे फर्जी अपराध लगे। मैं तो 2-2 बार 3-3 बार जेल भी रहा। तो भाई जेल तो जाना ही पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जब देश की आजादी लड़ाई तो उनकी आधी जिंदगी जेल में बीत गई। आज पहले गोरों से लड़ते थे, हम लोग चोरों से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी कितनी बार ईडी नहीं गई पूछने, वो तो जनता का इतना दबाव है इसलिए उनको जेल नहीं भेजे, नहीं तो कब का जेल भेज देते। तो हम लोग जेल से नहीं डरते, हम लोग हमेशा आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी में हैं और जो सच है उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो जेल भी जा सकते हैं, अपराध भी लग सकते हैं। अब अपराध सिर्फ फर्जी सरकार लगाती है और कुछ नहीं। आंदोलन करने पर पता नहीं कोरोना काल में हम लोग गए कि यहाँ कोरोना का मरीज क्यों ले आए वहाँ भोपाल से, तो इसके बाद मरीज तो वापस हो गया, कलेक्टर ने वापस किया, पर बाद में 2 महीने बाद आया कि हम लोगों को जमानत करानी पड़ेगी, तो कराया। अभी गए तुम्हारे वकील खड़े होकर के जमानत कराए, तब इसको मैं क्या बोलूं? तो फर्जी अपराध लगा ही देंगे, इनके कानून इनके हाथ में अपना लगाते रहे, लेकिन सांच को आंच नहीं होता। जैसे मतलब आप बोल रहे हैं कि फर्जी मुकदमे लगा देते हैं, तो इनका एक काउंटर अटैक होता है कि मतलब जो प्रवक्ता होते हैं बीजेपी पार्टी के, तो वो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया है, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी, हमें बिना कुछ कहे जेल में भर दिया। तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप कोई मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है, तो वो पुरानी बातों को लाके खड़ा कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका कौन बड़ा नेता आज़ादी की लड़ाई में जेल गया? एक भी बताइए। पैदा हुई थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका पक्ष भी सम्मान किया, विपक्ष भी सम्मान किया। उन्होंने इस बात को कबूला है कि हम आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। अब इससे बड़ा नेता कौन? तो जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए वो क्या जाने, बाकी वो आरोप लगाएं दुनिया भर की बात। वो गोडसे विचारधारा के लोग हैं, हम लोग गांधी विचारधारा के लोग। हमने देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारी पार्टी शामिल हुई, देश को आज़ाद कराया, लोकतंत्र की स्थापना की, और वो राजतंत्र राजशाही की गुलामी करके वो पार्टी बनी। उसकी क्या बात करें? जैसे आजकल राजनीति बहुत महंगी हो गई है, और आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब हर चीज़ होती है, बैलेट होता है, पर्चा होता है, फिर यात्रा होती है, फिर जो आपके साथ लोग हैं उनके लिए पेट्रोल होता है, खाने पीने का होता है। तो आप जैसे किसान नेता उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपने बताया आपकी जो ज़्यादातर कमाई किसानी से ही आती है। बिल्कुल। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं इन सारी? भाई मेरे सहयोगी हैं, किसान ही हैं बहुत सारे लोग। जब मैं आह्वान करता हूँ तो हर मुद्दे पर खड़े मिलते हैं। कोई टेंट की ज़रूरत पूरी करता है, कोई गाड़ियों की ज़रूरत पूरी करता है, कोई ऑटो लेकर के आता है, कोई साइकिल से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई खाने का भी प्रबंध करता है। ऐसे ऐसे लोग मेरे सहयोगी भी हैं जो उनको लगता है कि नहीं इस आंदोलन में मुझे शरीक होना। कोई जन से सहयोग कर रहा है, कोई तन से सहयोग कर दिया, तो कोई मन से सहयोग कर दिया। इस तरीके से कुछ मैंने पर्सनली लगाया जो मुझसे बन पड़ा, ऐसे भी है, उसके व्यवस्थाएं की जाती हैं। घर परिवार से भी लोग मदद करते हैं मेरे, अधिक से अधिक लोग घर परिवार के भी मेरे मदद कर देते हैं। जहां मुझे ज़रूरत पड़ जाती है मैं पीछे रह जाता हूं। कर्ज जरूर नहीं लेता और न कर्ज किसी का रखता, होता भी है तो चुका देता हूं कहीं न कहीं से। जैसे देख रहे हैं हम लोग कि मतलब छोटे इलाकों में जैसे पहले कांग्रेस की पकड़ हुआ करती थी, मऊगंज में भी पकड़ थी और हर जगह पे पहले पकड़ थी, लेकिन अब कांग्रेस पीछे होती जा रही है, पिछड़ती जा रही है। तो इसका क्या कारण है? आप क्या मानते हैं? देखिए ऐसा हो, कांग्रेस पीछे नहीं थी, कांग्रेस पहले पीछे थी। अब कांग्रेस सरवाइव कर रही है, हम ये बात कह सकते हैं। पहले क्या हुआ, देश में कांग्रेस थी, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी,
देश में पूरा लोकतंत्र स्थापित हुआ, कांग्रेस ने सरकार चलाया। आज भी उसी ढर्रे पर वही डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगर उन्होंने आज भी माना जाता है कि मनमोहन सिंह के समय देश मजबूत हुआ, लेकिन अब देश के हालात ठीक नहीं है, ये माना जाता है। तो बीच में बहुजन समाज पार्टी आई, बीच में एक 1984-85 में बहुजन समाज पार्टी है, उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी अमीरी ये सब सारी चीज़ें। जब बहुजन समाज पार्टी आई तो उस समय कांग्रेस कमज़ोर हुई थी, लेकिन अब आप देखो कि धीरे धीरे कांग्रेस मजबूत। हमारे मऊगंज में कांग्रेस 5000 पर खड़ी थी, उस समय बहुजन का दौर होता था। रीवा जिले में कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लोकसभा में लड़ती थी, एक भी सीटें नहीं आती थी। लेकिन आज कांग्रेस बराबर की, अगर ईवीएम हटा दीजिए, आप वोट चोरी हटा दीजिए, तो कांग्रेस हर जगह लड़ाई में है, सरकार बनाए। अभी आप देखो कि जब बैलेट पेपर का रिजल्ट आया था यही 2023 के चुनाव में, तो 199 सीटों में कांग्रेस आगे चल रही थी। आज जैसे ईवीएम से रिजल्ट की काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस 63 सीट पर चली गई। तो आप देखो, तो इस तरीके से चुनाव जीतना है तो जनाधार तो ईवीएम से है। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, ईवीएम पार्टी है, अब उसका जनाधार है। ईवीएम हटाएं, इसके बाद हम मानेंगे कि कांग्रेस का जनाधार कमजोर है कि सही है। अब बाकी कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा बढ़ रहा। रीवा जिले में सारी सीटें लड़ाई में रही, एक आध सीटों को छोड़ करके। हटा दीजिए ईवीएम, वोट चोरी हटा दीजिए, फिर देखिए गुड़ की सीट आपकी वोट चोरी में, त्योथर की सीट आपकी वोट चोरी में, मऊगंज की सीट आपकी वोट चोरी में, सिमरिया आप जीते नहीं। इसमें मुझे एक वो चीज़ याद आ रही है कि राजीव गांधी कहा करते थे कि बैलेट पेपर से वोट चोरी हो रही है, ईवीएम लानी चाहिए। अब राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, उससे वोट चोरी हो रही है। तो ये मतलब दो चीज़ें जब आती हैं सामने तो काउंटर नहीं हो पाता है किसी चीज़ का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बैलेट पेपर दिखता है, ईवीएम नहीं दिखती। मोबाइल में आप में क्या रखा है मैं नहीं देख पाऊंगा। हो सकता है कि आपने जितनी ये मोबाइल खोल के रखा हो, हमारी एक एक बात आप रिकॉर्ड किए हो, लेकिन बैलेट पेपर अगर रखा रहेगा, कोई कॉपी, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं तब तक ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या बोला। आपने इसको लगा दिया, आप सब रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन आप तो बैलेट पेपर दिखने वाली चीज है। ठीक है, हम सरहंगई से कहीं कोई एक व्यक्ति 1% उसमें चोरी की संभावना होती है, इसमें 99% चोरी की संभावना है। तो 99% जहां चोरी की संभावना है उस पर आप विश्वास करेंगे कि जहां 1% चोरी की संभावना। सिस्टम तो सारे जितने हैं तो कुछ न कुछ अच्छा बुरे होते हैं, लेकिन ये जो ईवीएम है ये 99 नहीं बल्कि 100% चोरी की संभावना वाले हैं। अमेरिका ने इस बात को स्वीकारा, स्विट्जरलैंड ने स्वीकारा, और चाइना ने, भाई जहां जहां ईवीएम बने वहां ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिए। भाई अमेरिका ने भी तो बनाए, तो अमेरिका क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव कराता? भाई वो भी क्यों बंद कर दिया? उसको तो कराना चाहिए। ये जरूरी है कि हम कहते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने सिस्टम को क्यों, भाई जो कांग्रेस ने सिस्टम बनाए थे, सरकारी तंत्र बनाए, उसका प्राइवेटीकरण भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रहा है? जब कांग्रेस लाई थी तो उसको रहने दे। जब लोकतंत्र कांग्रेस ने बनाया तो उसको आप तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? तो वो बातें तो अच्छी नहीं लगती। और ईवीएम पर आपको इतना वो है कि नहीं कांग्रेस लाई इसलिए इसको रखना बड़ा जरूरी है। इसको समाप्त करते हुए एक सवाल ये है कि 2028 के चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीतियां रहेंगी? देखिए, मैं एक जनता का सेवक हूं। जहां जहां जनता की ज़रूरत पड़ेगी, क्षेत्र की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं भी, और मैं पार्टी का भी एक सक्रिय सदस्य हूं, तो पार्टी और जनता को देखते हुए हमारा कार्य निरंतर जारी है, पार्टी हित में और जनहित में। बाकी आगे क्या होगा, कैसे होगा, पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो जिस हिसाब से हम लड़ते हैं उस हिसाब से जनता का आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे। बाकी तो हम सब कर ही रहे हैं। आइए, इससे जो मैं कर रहा हूँ विधायक न रहते हुए, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं करता रहूँगा, जनहित की लड़ाई में लड़ता रहूँगा। आपने सुना भी पूर्व विधायक मऊगंज श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का इंटरव्यू, और ऐसे ही और इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए विंद फर्स्ट के पॉडकास्ट से।